गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, इनकी मेन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और ए डबल साल्ट से किस प्रकार अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, इसका अध्ययन किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर से। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, इनके स्ट्रक्चर में दो भाग होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की संरचना दो भागों से होती है। ये भाग होते हैं नंबर 1 आयोनिक स्फीयर, और नंबर दूसरा जो भाग होता है वह होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब क्वेश्चन आता है कि जो आयनिक स्फीयर या आयनन परिक्षेत्र, इसको हिंदी में आयनन परिक्षेत्र कहते हैं, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसे हिंदी में उपसह संयोजक परिक्षेत्र कहते हैं, क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इन दोनों भागों का अध्ययन करने के लिए हम कोई एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। जैसे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4 FeCN6, और जब हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ध्यानपूर्वक स्टडी करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि इसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट या गुरु कोष्ठक या बड़ा कोष्ठक है। यह स्क्वायर ब्रैकेट है। इसी स्क्वायर ब्रैकेट के आधार पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आयनिक स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो भाग स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है, इसे आयोनिक स्फीयर कहते हैं, और जो भाग इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, इसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। इनकी परिभाषा हम निम्न प्रकार से दे सकते हैं और लिखते हैं। सबसे पहले आयोनिक स्फीयर, आयोनिक स्फीयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वह भाग या उपसह संयोजक यौगिकों का वह भाग जो
स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है और जल में आयन उत्पन्न करता है और आयन उत्पन्न करता है आयोनिक स्फीयर कहलाता है। यह आयोनिक स्फीयर कहलाता है। जैसे K4 यहां पर आयोनिक स्फीयर है। आयोनिक स्फीयर के लिए या इसे काउंटर आयन भी कहते हैं। इसे काउंटर आयन भी कहते हैं। जब इसका आयनन होता है K4FeCN6 का आयोनाइजेशन होता है तब यह निम्न प्रकार से होता है। K4FeCN6 इसका आयनन K4K प्लस इन ब्रैकेट FeCN6 4 माइनस इस प्रकार से होता है। क्योंकि इसमें 4K प्लस या K प्लस का आयनन हुआ है, इसका आयनन नहीं हुआ है, इसलिए इसे आयनन स्फीयर कहते हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो दूसरा भाग होता है वह कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर या उपसह संयोजक परिक्षेत्र। तो अब क्वेश्चन आता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर या उपसह संयोजन परिक्षेत्र किसे कहते हैं। इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूं कि स्क्वायर ब्रैकेट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसकी डेफिनेशन भी रहेगी। दोनों डेफिनेशन एक से शब्दों में लिख देते हैं जिससे ये इजीली याद हो जाती हैं और हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वह भाग जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, बाहर की जगह इसका उल्टा कर दिया हमने, अंदर, बाहर की जगह इसको कर दिया सिर्फ हमने अंदर, अंदर लिखा जाता है कि लिखा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है
कोऑर्डिनेशन स्फीयर का निर्माण कितने भागों से होता है? तो इसका आंसर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का निर्माण 2 भागों से होता है, या इसका निर्माण कोऑर्डिनेशन स्फीयर का निर्माण 2 भागों से होता है। ये 2 भाग होते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन, और नंबर दूसरा होता है लिगेंड या संलग्नी। नंबर दूसरा होता है लिगेंड या संलग्नी। इसका पहला भाग होता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन। सेंट्रल मेटल एटम या आयन के लिए हम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। इसके लिए हम केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। और इसका दूसरा भाग होता है लिगेंड। लिगेंड के लिए संलग्नी कहते हैं। लिगेंड के लिए हिंदी में संलग्नी कहते हैं। तो अभी आपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो 2 पार्ट होते हैं उनकी स्टडी कर ली है। आप इसको यहाँ पर आसानी से देख लें, समझ लें और इसके नोट्स बना लें। इसके बाद हम सेंट्रल मेटल एटम या आयन की स्टडी करेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या होता है? ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर ब्रैकेट के अंदर होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, जिसके 2 भाग होते हैं। जैसे FeCN6। सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या होता है, हम इसका अध्ययन करेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उपस्थित जो धातु परमाणु होता है या आयन होता है, इसे हम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। जैसे FeCN6 में Fe जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उपस्थित कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उपस्थित धातु परमाणु या आयन को केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। यदि परमाणु है तब परमाणु और आयन है तब आयन। यहाँ पर या का मतलब आप इसका नाम मत समझ लें,
यदि परमाणु है तब इसको केंद्रीय धातु परमाणु बोलेंगे, और यदि परमाणु के स्थान पर आयन है तब इसको केंद्रीय धातु आयन बोलेंगे या आयन कहते हैं। यह केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड से केंद्रीय धातु परमाणु या सेंट्रल मेटल एटम, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं अब, यह सेंट्रल मेटल एटम या आयन लिगैंड से जुड़ा रहता है और लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम या आयन के चारों ओर, और लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम या आयन के चारों ओर एक निश्चित ज्यामितीय क्रम में जुड़े रहते हैं। डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, एक निश्चित ज्यामितीय क्रम में जुड़े रहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम या आयन के रूप में कौन सी मेटल्स आती है, तो इसका आंसर होता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन के रूप में मुख्यतः ट्रांजिशन मेटल या संक्रमण धातुएं या संक्रमण तत्व मेटल्स का प्रयोग होता है। क्यों होता है या क्यों आती हैं ट्रांजिशन मेटल्स, तो इसका आंसर है मेटल्स का प्रयोग होता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, अर्थात इनके पास डी ऑर्बिटल होता है और यह डी ऑर्बिटल वेकेंट होता है या खाली होता है, और इस वेकेंट या खाली डी ऑर्बिटल्स में ये लिगैंड के द्वारा दिए जाने वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेती हैं या ले लेती हैं। इसीलिए इन कंपाउंड में ट्रांजिशन मेटल्स का यूज होता है क्योंकि इनके पास वेकेंट मतलब खाली, वेकेंट या खाली डी ऑर्बिटल होता है जिसके द्वारा ये लिगैंड के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं को ग्रहण करती हैं, रिसीव करती हैं
और कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसय संयोजक बंध बनाती हैं। हम जानते ही हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसय संयोजक बंध बनाते हैं, इसीलिए इन यौगिकों के लिए उपसय संयोजक यौगिक कहते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पूरी लैंग्वेज के लिए हम एक सिंपल तरह से आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम होता है और सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड जुड़ा रहता है और यह लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो यह केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या होता है, आपने इसकी स्टडी कर ली है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये लिगेंड क्या होते हैं और ये सेंट्रल मेटल एटम से किस प्रकार से जुड़ जाते हैं। तो ये किस प्रकार से जुड़ते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन तो मैं यहाँ पे कर चुका हूं कि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि लिगेंड को हम डिफाइन कैसे करेंगे या परिभाषित कैसे करेंगे। तो अब लिगेंड या संलग्नी, लिगेंड या संलग्नी किसे कहते हैं। तो इसका आंसर यहीं पर लिखा है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े परमाणु समूह या आयन को लिगेंड कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े सेंट्रल मेटल एटम या आयन से जुड़े परमाणु अणु या आयन को लिगेंड कहते हैं। लिगेंड कहते हैं। यह सेंट्रल मेटल एटम या आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। उपसय संयोजक बंध के द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, उपसय संयोजक बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। लिगेंड आवेश के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के हैं, धनायन धनावेशित और ऋणावेशित, और जिस पर कोई आवेश नहीं होता है वह उदासीन होता है। तो लिगेंड इन्हीं 3 आवेश के आधार पर धनावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। लिगेंड आवेश के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनावेशित लिगेंड या कैट आयोनिक लिगेंड।
दूसरा होता है ऋणावेशित लिगैंड, या एनायोनिक लिगैंड, और तीसरा होता है उदासीन या न्यूट्रल लिगैंड। वह लिगैंड जिस पर धनावेश होता है धनावेशित लिगैंड कहलाता है, जिस पर ऋणावेश होता है ऋणावेशित लिगैंड कहलाता है, और जिस पर कोई आवेश नहीं होता है उदासीन लिगैंड कहलाता है। धनावेशित लिगैंड जैसे NH2 सिंगल बॉन्ड NH3 प्लस हाइड्रोजोनियम NO प्लस नाइट्रोसोनियम, इनका नाम कैसे दिया जाता है, कैसे लिखते हैं, इसकी स्टडी हम इनके नामकरण में या नोमेनक्लेचर में करेंगे। हाइड्रोजोनियम, नाइट्रोसोनियम। दो एग्जाम्पल इसी प्रकार ऋणावेशित लिगैंड, यह CH3COO-, इसे हम लिखते हैं एसीटेटो। CO3- कार्बोनेट होता है, इसको लिखते हैं कार्बोनेटो। ये आपके अम्लीय मूलक हैं जिन्हें आप प्रैक्टिकल में निकालते हैं, एनालिसिस में, प्रैक्टिकल में साल्ट एनालिसिस में आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं। उदासीन लिगैंड जो कि प्रीडीन होता है C5H5N पाइरिडीन, यह केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड की स्टडी थी। यदि हम K4FeCN6 इसमें इन दोनों को देखते हैं तब इस कंपाउंड में यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और इसमें जो Fe है, ये वाला जो Fe होता है यह सेंट्रल मेटल एटम है, और जो CN6 है इससे जुड़ा है यह लिगैंड है। तो अभी आपने इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसका डिटेल स्टडी कर लिया है कि ये कैसे होते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड इनमें क्या संबंध होता है। यदि हम लुईस कॉन्सेप्ट देखते हैं, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस, क्या ये कॉन्सेप्ट इनके ऊपर अप्लाई होता है, तो इसका आंसर है हाँ। हम लुईस कॉन्सेप्ट को सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड इन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लुईस कॉन्सेप्ट के आधार पर सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड की स्टडी करेंगे कि इसमें कौन लुईस एसिड है और कौन लुईस बेस है और क्यों है। तो सबसे पहले लुईस एसिड और बेस के आधार पर लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम, इसमें लुईस एसिड किसे कहते हैं। लुईस एसिड और लुईस बेस, लुईस एसिड वे पदार्थ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के लिए ग्रहण करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। लुईस एसिड
कहलाते हैं, और जबकि वो पदार्थ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं या डोनेट करते हैं, वह लुईस बेस कहलाते हैं। ये लुईस एसिड और लुईस बेस की एक कॉन्सेप्ट थी। इसको आप कैसे याद करेंगे? तो आप इसको सिंपल एक मैनोमिक्स होता है ए और ए से याद कर सकते हैं, जहां पर ए एसिड है और ए एक्सेप्टर या ग्राही है। तो जो लुईस एसिड होता है वह लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए पहले भी बता चुका हूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है या आयन होता है, यह लिगेंड से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो क्लियर है, सेंट्रल मेटल एटम लुईस एसिड है और लिगेंड जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यह लुईस बेस है। तो यहां पर आपने सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को लुईस कॉन्सेप्ट के आधार पर भी समझ लिया है। अब इसके बाद इसमें एक और चीज होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वयन संख्या या उपसय संयोजन संख्या। अब हम इसका अध्ययन करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसय संयोजक संख्या, इसका जो एग्जाम्पल है वह आपको याद है ही। कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वयन संख्या या इसका एक तीसरा नाम भी है उपसय संयोजक संख्या। क्वेश्चन आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वयन संख्या या उपसय संयोजक संख्या किसे कहते हैं और इसकी गणना या कैलकुलेशन कैसे की जाती है? अब हम इसका अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हम जानते ही हैं कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपस्थित होता है, और किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम व या इसको हम सेंट्रल मेटल एटम या आयन व लिगेंड के बीच बनने वाले, पता है इनमें कौन सा बॉन्ड बनता है, के बीच बनने वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसय संयोजक बंध की संख्या को
उपसय संयोजक बंध की संख्या को उपसय संयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वयन संख्या कहते हैं। को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी हम डेफिनेशन या इसकी हम जो डेफिनेशन तो बता ही चुका हूं, क्या इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है? तो उसका भी आंसर है हाँ। किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम या आयन से जुड़े एक दंतुर लिगैंड, इसमें आपके लिए नया वर्ड मिल जाता है एक दंतुर या डेंटेट। अब क्वेश्चन आता है दंतुर या डेंटेट क्या होते हैं? तो इसकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में जो लिगेंड का क्लासिफिकेशन होता है उसमें करेंगे, वहां पर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सेंट्रल मेटल एटम या आयन से जुड़े एक दंतुर लिगेंड या मोनोडेंटेट लिगेंड की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर की कोऑर्डिनेशन कैसे कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो इसका आंसर है कि इसकी जो कैलकुलेशन होती है वह निम्न फार्मूला से की जाती है। फार्मूला कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वयन संख्या इक्वल टू डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड की दंतुकता इनटू नंबर ऑफ लिगेंड से की जाती है। डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड की दंतुकता होती है लिगेंड में उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर परमाणुओं की संख्या डेंटिसिटी कहलाती है। इसकी डिटेल स्टडी मैं बता चुका हूं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यह कैसे आती है। जैसे K4FeCN6, इसमें जो CN होता है यह मोनोडेंटेट लिगेंड है, तब इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वह लिगेंड की दंतुकता कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू लिगेंड की दंतुकता गुणित लिगेंड की संख्या
तो उसकी CN जो लिगेंड है इसकी डेंटिसिटी या दंतुकता 1 है और 6 लिगेंड इससे जुड़े हैं, तब इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वह 6 आ जाती है। और जैसे कोई एक मेटल एटम है जिसमें En होल ट्वाइस लिखा है और हमें इस मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करनी है, तब पुनः हम इसी फार्मूला का यूज करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड की दंतुकता। यह En एथिलीन डाइएमीन का शॉर्ट फॉर्म है जिसकी डेंटिसिटी या दंतुकता 2 है और नंबर ऑफ लिगेंड इसमें 2 है, डेंटिसिटी 2 और नंबर ऑफ लिगेंड En होल ट्वाइस है तो ए भी 2 है। तो स्पष्ट है कि जो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आएगी लिगेंड की दंतुकता 2 गुणित 2 इक्वल टू 4 हो जाती है। तो यहाँ पर आपने जो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसकी भी स्टडी कर ली है। इसके बाद इसमें एक और छोटा सा टॉपिक होता है जो कि कंफ्यूजिंग भी होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते समय कंफ्यूजन उत्पन्न करता है, वह होता है कॉम्प्लेक्स आयन। कि कॉम्प्लेक्स आयन किसे कहते हैं, कई बार हम डेफिनेशन में भी लिख देते हैं, वे यौगिक जो कॉम्प्लेक्स आयन उत्पन्न करते हैं या जटिल आयन उत्पन्न करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन फिर से रह जाता है, इसका आंसर फिर से रह जाता है कि कॉम्प्लेक्स आयन या जटिल आयन किसे कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसकी स्टडी करेंगे। कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है। हम जानते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 2 भाग होते हैं, आयोनिक स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल आयन। तो इसका हम जब आयनन देखते हैं K4Fe CN6 का, इसका जो आयनन होता है 4K प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस, और इसमें यह स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। लेकिन जब आयनन हो जाता है और आयनन के बाद यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई चार्ज उत्पन्न हो जाता है या आवेश उत्पन्न हो जाता है, तब हम इसे कॉम्प्लेक्स आयन या जटिल आयन कहते हैं और इसकी परिभाषा निम्न प्रकार से देते हैं। आवेश युक्त आवेश का मतलब चार्ज, चार्ज आवेश युक्त कोऑर्डिनेशन स्फीयर को उपसय संयोजन परिक्षेत्र, आवेश युक्त कोऑर्डिनेशन स्फीयर को जटिल आयन या कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं, को जटिल आयन या कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। जटिल आयन के आधार पर कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड निम्न प्रकार के होते हैं। जटिल आयन के आधार पर या जटिल आयन के आधार पर कॉम्प्लेक्स निम्न प्रकार के
होते हैं। इनकी प्रकार, सबसे पहला आवेश बता ही चुका हूं, 3 प्रकार का होता है। कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स या धनावेशित कॉम्प्लेक्स। दूसरा होता है एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स और तीसरा होता है न्यूट्रल या उदासीन कॉम्प्लेक्स। तो आवेश के आधार पर जटिल आयन 3 प्रकार के होते हैं। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, वे कॉम्प्लेक्स जिन पर धनावेश होता है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स जिन पर ऋणावेश होता है। और वे कॉम्प्लेक्स जिन पर कोई आवेश नहीं होता है। अब क्वेश्चन आता है, इन्हें हम कैसे पहचानते हैं? तो इन्हें हम देखकर ही आसानी से पहचान जाते हैं। हम जानते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, इसमें 2 स्फीयर होते हैं। पहला होता है आयनिक स्फीयर, दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आयनिक स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जब इस प्रकार से हमें कोई कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, तब यह एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें जब आयोनिक स्फीयर इसके लेफ्ट साइड पर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट हैंड साइड पर है, तब यह ऋणावेशित होता है। और जब आयोनिक स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट साइड होता है, तब यह धनावेशित कॉम्प्लेक्स या कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स होता है। और जिसमें सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, जिसमें सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, आयनिक स्फीयर नहीं होता है, वह न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है। इसके आप कई एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे K4FeCN6। इसमें कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज। कौन सा कहलाएगा ये? एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। एक कैटायनिक है और ऊपर वाला एनायोनिक है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी कर ली है, जो आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसके जो बाद वाले वीडियो है, उसमें हम जो टर्मिनोलॉजी इसमें छूटी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संबंधित, उसका अध्ययन करेंगे। और लिगेंड क्या होते हैं, डेंटिसिटी क्या होती है, इसका अध्ययन करेंगे। तो आप लगातार मेरे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें, जिससे आपके केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। यदि यह आपकी समझ में आ गया है, तब आप इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।